So coming back to the today's topic, guys, electrochemistry. We'll be starting with chapter electrochemistry today. Correct. So सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ही बात करते हैं. व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? सबसे पहले हम लोग जैसे हर चैप्टर में हम लोग करते हैं, नाम में ही हर चीज होता है. तो बहुत बेसिक सा सिंपल से हम लोग स्टार्ट करेंगे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिस्ट्री दोनों का रिलेशन समझेंगे. ठीक है, यानी जो बेसिकली करंट होता है, ठीक है, हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, हाउ इज केमिस्ट एंड व्हाट इज द थिंग, लाइक हाउ कैन यू डील विथ इट, वो चीजें पे हम लोग ज्यादा फोकस करने वाले हैं आज. ठीक है, केमिस्ट्री रिलेटेड कैसा आप केमिकल एस्पेक्ट्स क्या है और इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स क्या है, कैसे रिलेट करते हैं वो दोनों, उसी के ऊपर होने वाला है ये पूरा चैप्टर. क्लियर? सो सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस reactions and use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformations. Clear? Completely different चीजें हैं ये दोनों. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. जस्ट गो थ्रू दिस, रीड आउट दिस स्लाइड फॉर 1 second. Yes, guys. Yeah, sorry. So, okay, did you all read what is in the slide? सी बेसिकली जो भी यहाँ कहा गया है उसके हम लोग डिस्कस करते हैं. देखो सी, जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बिफोर गोइंग टू डीपली इनटू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थोड़ा आप लोग अच्छा कोई बात नहीं, चलो अब इस पे ध्यान दो. आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जानने पहले थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान लेते हैं. ठीक है, करंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ये पता है सभी को. नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इज योर आई डायरेक्शन. व्हाट इज आई? करंट. करेक्ट. अगर आप फिजिक्स की बात करो, फिजिक्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो चैप्टर होती है, am I audible to you all? And is the screen visible? दीपिका, कैन यू जस्ट कंफर्म अगर आपको आवाज और स्क्रीन क्लियरली आ रही है? यस. सी, सो एक्चुअली जो करंट होती है उसको हम आई से डिनोट करते हैं. ठीक है, जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये जाती है. ठीक है, सो बेसिकली एक करंट देखो, यस दीपिका, दीपिका आई कांट हियर यू, यू कैन स्पीक आउट. आपकी आवाज नहीं आ रही है सर. हेलो सर. हाँ बोलो बेटा. सर आपकी वॉइस तो आ रही है बट नोट स्लाइड नॉट विजिबल. यू मीन जो व्हाइट वाली स्लाइड होती है वो विजिबल नहीं है?
Yes, sir. सो कैन यू सी जो मैं लिख पा रहा हूँ क्लास लाइव स्क्रीन पे? No, sir. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. नाउ कैन यू सी द स्क्रीन? No, sir. Okay, maybe issue with it. Okay, just give me a second. I'll just check again. अभी visible है? Can you all see the screen now? Okay, perfect. सो गाइस, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, राइट? सो जब भी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे मैंने बताया, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री दोनों की रिलेशंस होती हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी में करंट जो होती है, नेगेटिव टर्मिनल एक होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, करेक्ट? बैटरी में अगर आप देखो, आपकी एक सेल होती है, जैसे ऐसे सेल होती है जिसमें एक एंड नेगेटिव होती है, एक एंड पॉजिटिव होती है, ठीक है? नेगेटिव से एंड करंट ट्रेवल करती है, ये सभी को पता है. तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके, ठीक है, करंट से लेकर हम केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं, और केमिकल रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. इन दो के इलेक्ट्रिसिटी यूज करके केमिकल रिएक्शन एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, और केमिकल रिएक्शन यूज करके इलेक्ट्रिसिटी में ये एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है. तो इनका रिलेशन, ठीक है, इन लोग का जो रिलेशन होता है, इसी को बताती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है? इस पूरे चैप्टर में हम लोग दो एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, टू टाइप्स के एस्पेक्ट्स हैं, उनमें उनके बारे में बात करेंगे. सो एक्चुअली जब पूरी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, तो हम लोग को पता होना चाहिए दो चीजों के बारे में. एक है आपका कंडक्टर्स, दूसरा है आपका इंसुलेटर्स, ठीक है? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. सो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स करके दो चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, हम लोग उनके बारे में ध्यान देते हैं. क्लियर गाइस? सो सबसे पहले कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स. एक सब्सटेंस है यहाँ पे, ठीक है? ये एक मेटल शीट है, मान लो दिस इज a pure metal sheet I am having. मेरे पास एक मेटल की शीट है यहाँ पे, ठीक है? एक मेटल शीट लिया है मैंने, और यहाँ पे एक वायर है मेरे पास, ठीक है? एक छोटी सी वायर है जिसके एंड पे से तार, यहाँ पे ना एकदम करंट स्पार्कल हो रही है, एक पूरा करंट इसके ऊपर चमक रहा है, मतलब करंट पास हो रही है. और यहाँ पे ना एक बंदा है, ठीक है? एक स्टूडेंट नहीं, एक छोटा बच्चा है जो जा रहा है यहाँ से. ही इज वॉकिंग हियर. तो क्या होता है, जब रास्ते में जाता जाता है उसने, और ये जो है ना करेक्ट कांटेक्ट में, ये पूरा सड़क में ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है? ये सड़क है आपका, और ये जो वायर होती है, ये वायर आपकी जो इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं, उसकी वायर पोल से लाइक कुछ उसका पार्ट नीचे गिरा, उसमें करंट है, और ये मेटल है, ये जा रहा है. तो ये बंदा, ये जो बच्चा है, यहाँ पहुंच गया, और उसका जो पैर है वो गलती से इसके ऊपर लग गया. जैसे ही लगा, इस पूरे बंदे को शॉक लगा, शॉक लगा. अब दूसरी बात ये है आपकी एक मेटल चीज. अब इधर एक अलग, मान लो अब ये मेटल चीज के जगह पे मैं लगता हूँ यहाँ पे एक वुडन कार्डबोर्ड, एक वुडन शीट, एक वुडन वाली जो प्लेट होती है, एक लकड़ी टाइप वुड वाला एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो कि इसके साथ कांटेक्ट में. उसको ये बंदा छुएगा तो उसको कुछ नहीं हो रहा है, उसको कोई शॉक नहीं, बच्चा उसको उसके साथ खेल रहा है, आराम से निकल के जा रहा है, मतलब खेल रहा है. तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स थे. पहला एक केस था हमारा जब मेटल वाली शीट थी हमारे पास, दूसरा शीट था हमारे पास वुड वाला.
तो यहाँ पे जब वुड शीट था तब अगर बच्चे ने उसको टच किया, उसको करंट नहीं लगा, तो यहाँ पे वुड क्या हुआ, वुड हुआ आपका इंसुलेटर। जब मेटल शीट था और बच्चे ने इसको टच किया, उसको करंट लगा, शॉक लगा और बच्चे को चोट लगा और बच्चा थोड़ा ये हो गया, इंजर हो गया, तो मेटल शीट क्या हुआ आपका, कंडक्टर। ठीक है, तो मतलब इससे ये कह सकते हो, कहने का मतलब ये है, डिफाइन करना चाहो अगर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को, तो आप ये कह सकते हो कि द सब्सटेंस दैट विच अलाउ, मतलब जैसे यहाँ पे बच्चा उसने टच किया, मतलब यहाँ की जो करंट है वो इसके थ्रू पास हुई है, ऐसा करंट, करंट यहाँ से इसके थ्रू पास होकर यहाँ के बच्चे को टच हुआ है, तभी उसको हुआ है। तो जो भी सब्सटेंस अपने से करंट पास करवा सकता है, ठीक है, तो वो है आपकी कंडक्टर। और जो सब्सटेंस करंट का फ्लो को रोक देता है वो है इंसुलेटर। ठीक है, करंट के फ्लो को अपोज करना, दैट इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड रेसिस्टिविटी। व्हाट इट इज कॉल्ड, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के ऊपर जब आप फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपके पास ओम्स लॉ होगा। व्हाट, देयर इज एन ओम्स लॉ, इसको बोलते हैं ओम। V is equals to IR. V is equals to IR is your Ohm's law. You'll learn more about this in your physics. ठीक है, जहां पे V जो होती है, V is your voltage, I is your current, R is your resistance. R is your what, resistance. तो कहने का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर करंट कांस्टेंट है तो वोल्टेज जो है रेसिस्टेंस के आई मीन सॉरी रेसिस्टेंस जो है करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर वोल्टेज कांस्टेंट है। तो वो सब फिजिक्स में आप ज्यादा आपके फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि फिजिक्स में बहुत डीपली पढ़ोगे इस चीज को। अभी हमारे चैप्टर के लिए आपको बस मेन कंडक्टर्स आपको पढ़ना, आपको पता होना चाहिए, इंसुलेटर्स पता होना चाहिए, रेसिस्टेंस पता होनी चाहिए। रेसिस्टेंस मतलब करंट को अपोज करने वाला, कंडक्टर्स भी हैं, कंडक्टर्स मेटल शीट है, मेटल, हर सब्सटेंस की अपनी अपनी रेसिस्टिविटी लेवल्स होती है। तो जैसे मेटल शीट्स की भी कुछ रेसिस्टिविटी लेवल होती है, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस होती हैं जिनका नाम होता है सुपर कंडक्टर्स। क्या नाम होता है, जैसे सुपर कंडक्टर्स जिनको बोलते हैं, यहां लिखा हूं मैं, सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स मतलब इनकी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो है इनफाइनाइट होती है और रेसिस्टिविटी जो होती है जीरो होती है। जीरो रेसिस्टेंस इनफाइनाइट कंडक्टिविटी इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स, जो कि सुपर मेटल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस, स्पेशल सब्सटेंसेस होती है। ठीक है, तो ये होती है तीन टाइप, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, ये तीन टाइप की चीजें होती हैं। क्लियर? नाउ अगर तुम ध्यान से देखो, क्लियर, इफ यू जस्ट गो बैक टू द सब्सटेंसेस, अगर केमिस्ट्री की बात करें, केमिकल वाले एस्पेक्ट्स की बात करें आपको, तो वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स होती हैं, हमको पता है ये सारी बेसिक चीजें। क्लियर? सो अब बारी आती है टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। टू टाइप्स के कंडक्टर्स हमारे पास हैं, एक होते हैं मेटल कंडक्टर्स, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को हम ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, दोनों बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई मेटल सब्सटेंस हो गया, मेटालिक कंडक्टर हो गया, जो नॉर्मल सब्सटेंस है मेटल्स वाले, वो सारे होते हैं आपके मेटालिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वो सब्सटेंसेस जो लिक्विड होती हैं, जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, बेस हो गया, कोई सॉल्ट हो गया, जो कंप्लीटली आयनाइज हो सके। समझ में आ रही बात? जो आयनाइज हो सके वो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब इसमें भी अगेन दो टाइप की होती हैं, एक होती है तुम्हारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, एक है आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक है आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एक्चुअली होता क्या है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कैसे काम करता है वो थोड़ा ध्यान देंगे हम। सी, ठीक है, एक्चुअली जब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की जाती है कभी भी, तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के हैं, एक है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको इलेक्ट्रोलाइट, इसकी एक प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी? कंडक्टिविटी भी है। ठीक है, इसी वजह से ये एक टाइप ऑफ कंडक्टर है। तो भाई मेटल्स का तो पता है, मेटल्स में क्या होता है, जैसे आयरन हो गया, आपका पास एक आयरन मेटल है,
ठीक है, ये आयरन मेटल है, और यहां से आपकी करंट आ रही है, आई मतलब करंट, ठीक है, आई मतलब करंट शो कर रहा है, करंट जा रही है। तो इसके थ्रू एक्चुअल में करंट कैसे पास होता है? देखो यहाँ पे आयरन है, तो मतलब आयन के एटम्स हैं यहाँ पे, एक एक आयरन आयरन आयरन, ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम्स है, करेक्ट। अब एक आयन एटम को अगर देखोगे, ये है उसका न्यूक्लियस, ये उसके शेल्स, ऑर्बिट्स, करेक्ट, ये उसके ऑर्बिट्स हैं, के, ये वाला के, ये एल एम ऐसा, और वैलेंस शेल, यानी जो लास्ट शेल होती है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लियर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ये मेटल्स के बीच में से करंट पास होती है, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव होंगे, उनके थ्रू करंट पास होती है, क्लियरली। नाउ ये हो गया मेटल वाली बातें। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट वाली बातें। इलेक्ट्रोलाइट वाली बातें क्या मतलब, बेसिकली आयॉन्स के थ्रू होती है। इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टर आयनिक आयन्स के थ्रू, जैसे जिंक सल्फेट हो गया, ठीक है, ये एक सोल्यूशन है हमारे पास, जिंक सल्फेट की सोल्यूशन। तो ये कैसे स्प्लिट होता है, ZnSO4 gives you Zn+2 plus SO4 - 2, क्लियर। Zn Zn कैसे बनता है, जिंक है, सल्फेट है, इसका +2 सल्फेट का -2 क्रॉस, खत्म, आपका बना ZnSO4, करेक्ट। आपका बन गया, ये ऐसा आयॉन्स बनते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4, Cu+2 plus SO4 - 2, correct, again NaCl completely ionizable, Na plus Cl minus, correct, HCl very important, strong conductor, H plus Cl minus, strong acid as well। तो ये सारी होती हैं आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कंप्लीटली आयॉन्स में स्प्लिट हो जा रही हैं, कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है कंप्लीटली, देखो पूरा NaCl जो है H इधर स्प्लिट हो गया। अब आ रही है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे CH3COOH, ये कैसे स्प्लिट होगा आपको पता है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, स्प्लिट जरूर हुआ है बट कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, ठीक है, वो होते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, क्लियर गाइस, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, ये होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की बातें, ओके। सो नाउ वी गो बैक टू, ये हो गया आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स वाली बातें तो हो गई। नाउ विल गो बैक टू द चैप्टर। एक चीज है यहाँ पे कॉन्सेप्ट सॉल्ट ब्रिज करके। सॉल्ट ब्रिज मतलब देखो होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे ना दो चीजें ली गई हैं, इधर जिंक वाला सब्सटेंस है और इधर, इस डायग्राम को तुम अगर ध्यान से देखो तो इसके बारे में हम लोग अलग कंपैरिजन के थ्रू पढ़ेंगे। बीच में एक्चुअली ये डायग्राम को अभी थोड़ा साइड में रख दो, ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा साइड में रखो, और इस डायग्राम का जो बीच वाला जो है ना, ये जो येलो वाला पार्ट है, इतना पार्ट जो मैंने सर्कल किया है, इसके अंदर वाली जो पार्ट है उसको थोड़ा ध्यान दो। ये एक यू शेप्ड ग्लास होती है, ठीक है, जो यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है, जिसके अंदर अगार अगार का एक पेस्ट होता है, इसके साथ अमोनियम नाइट्रेट NHNO4 NH3NO4 KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट या KCl, इन तीनों में से एक अगार अगार के साथ कंडक्टिंग ये इलेक्ट्रोलाइट्स की एक पेस्ट होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज बात है, अगर ये जो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, ये जो भी रॉड्स है ना, मेटल रॉड्स जो लगे हैं यहाँ पे, ये हैं आपके इलेक्ट्रोड्स, एक पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोड अगर सिल्वर का बना, एजी इज व्हाट, एजी इज सिल्वर, सिल्वर इलेक्ट्रोड है, तो अगर अगर वाले जो ये जो बीच की जो सॉल्ट ब्रिज है उसमें KCl नहीं NKNO3 या NH10 4 ये यूज होता है, दोनों में से कोई एक, ये ये होती है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। दो टाइप के सेल होते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्लियर। अभी तक का जो भी पढ़ा है इसमें किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट?
ओके, देखो सॉल्ट ब्रिज मतलब बहुत ही ये होती है। सी, सॉल्ट ब्रिज मतलब ये एक न्यूट्रलाइटिक सब्सटेंस होती है जो बैलेंस बना के रखती है दो चीजों में, ठीक है। ये वाला बीकर और इस बीकर के बीच में एक यू शेप्ड ब्रिज होती है, एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होता है, जैसा एक यू शेप्ड, देखो चीज निकालो, एक यू शेप्ड कलर होती है, एक ट्यूब होता है जिसके अंदर एक अगर अगर पेस्ट होता है, ठीक है। एक अगर अगर पेस्ट, इसके कंटेंट्स क्या है, अगर अगर पेस्ट प्लस NH3NO4, ठीक है, और KNO3 और HCACl। एक्चुअली देखो, ध्यान से देखो, अमोनियम नाइट्रेट के, पोटेशियम नाइट्रेट के, एसीएल, ये तीनों क्या है, तीनों सॉल्ट्स हैं, करेक्ट। ये तीनों सॉल्ट्स प्लस अगर अगर पेस्ट इस ट्यूब के अंदर होता है। जब ये रिएक्शन होता है ना, जहां जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ZnSO4 जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होता है जो Zn+2 प्लस SO4-2 के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है। अगर अंदर KNO3 है, ठीक है, KNO3, ये सॉल्ट के ब्रिज के अंदर KNO3 है, तो ये वाला K प्लस के साथ पोटेशियम सल्फेट बनाएगा, NO3 इधर कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन होनी है। तो उसका आप टेंशन ना लो, ये सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर ये पेस्ट है और ये है, ठीक है। और अगर गलती से ये जो इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर इलेक्ट्रोलाइट है तो KCl यूज नहीं करते हैं, इस चीज का आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। क्लियर, बस वो एक चीज है। नाउ अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अब वो आप जब कंपैरिजन करोगे ना इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक के बीच में, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। सी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी वो सेल होती है जहां पे केमिकल रिएक्शन, एक रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं जिनके वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्लियर, और बेसिकली जिनके वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इनको ही हम वोल्टाइक सेल बोलते हैं या गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं। क्लियर। दूसरा है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे हमने पहले ही बात किया है इस चीज को लेकर। क्लियर, नॉन स्पॉन्टेनियसली बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल जो चेंजेस होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो केमिकल चेंजेस होती हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। क्लियर। सी, बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन दिस नेचर। एक है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, करेक्ट। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा, तुमने बैटरी लगाई, ये इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे एक सब्सटेंस है जिनकी वजह से यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिसिटी के वजह से केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन जो होती है ये स्पॉन्टेनियस होती है, और ये जो रिएक्शन होती है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। और जिन लोग को अभी ये नहीं पता कि रेडॉक्स का रिएक्शन मतलब, एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और एक ही रिएक्शन में रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक रिएक्शन में होती हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों जहां होती है एक ही रिएक्शन में, वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग अभी इनके ऊपर डीपली उस चीज को पढ़ते हैं कंपैरिजन के थ्रू, तो आप लोग को समझ आ जाएगा। इस टेबल पे थोड़ा ध्यान दें।
सो गाइस जस्ट पे अटेंशन टू दिस टेबल जहां पे प्रॉपर्टीज डेफिनेशंस वगैरह हैं, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल्स होती हैं जिसमें सेम या डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स होते हैं और सेम या डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं। ये होती है आपकी बेसिकली जैसे अगर मैं बात करूं इसमें देखो ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज में आप थोड़ा इमेज को ध्यान से देखो। देखो यहां पे है आपका वोल्ट मीटर। व्हाट इज दिस? दिस इज योर वोल्ट मीटर। तो यहां पे मैंने ये एक सॉल्ट ब्रिज लगाया हुआ है यहाँ पे। दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज मतलब क्या होती है? अगर पेस्ट प्लस KNO3 या NH4NO3 ये सॉल्ट्स के साथ बेसिकली। तो यहाँ पे करंट आप बेसिकली यहाँ पे एक सॉल्यूशन है और यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, सिंपल सॉल्यूशन। तो एनोड में क्या हो रहा है? एनोड में है जो है M एक मेटल है तुम्हारे पास। ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं इनको, इसको भी इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड्स किसी भी मेटल के बने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कंडक्टर कोई भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रोड्स अगर सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स है, इफ दीज आर सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, देन सॉल्ट ब्रिज में KCl नहीं होता है। सी वी नो सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, क्या क्या सब्सटेंस होता है? अगर पेस्ट प्लस KNO3 या फिर NH4NO3 या फिर KCl, इन तीनों सॉल्ट्स में कोई एक सॉल्ट होता है जनरली। दिस इज योर जनरल कंडीशन। इफ Ag इलेक्ट्रोड इज देयर तो क्या होगा? अगर सॉल्ट ब्रिज में अगर पेस्ट प्लस KNO3 और NH4NO3, KCl नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। KCl नहीं होता है सॉल्ट ब्रिज में, क्लियर। अब जहां ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको जो यहां पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन मतलब प्लस O2 माइनस H2 प्लस simply if I want to conclude here, I'll write it here. ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन देखो, किसी भी सब्सटेंस का, ये एक सब्सटेंस है तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करना या ऑक्सीजन उसमें मिलना या इस सब्सटेंस से H2 का बाहर होना या इस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना, क्लियर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका रिवर्स है रिडक्शन। किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का लॉस होना, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना। ये सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स ले रही है तो रिडक्शन हुआ, इस सब्सटेंस को हाइड्रोजन मिल रहा है तो रिडक्शन हुआ, इस सब्सटेंस से O2 बाहर जा रहा है तो रिडक्शन हुआ, क्लियर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और जहां पे ऑक्सीडेशन होगा तो बेसिकली एक ये है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और ये है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलाइटिक, ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल। आप कैसे बता सकते हो कि सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल है और ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक है? हाउ डू यू से दिस? ठीक है, आप ये कैसे बता सकते हो? तो ये आपको ऐसा पता चलेगा, दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक। आपको ये ऐसा पता चलेगा कि देखो यहाँ पे आपने बैटरी लगाई हुई है, करंट की वजह से यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है तो दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक। यहाँ पे आपने करंट नहीं लगाया है, आपके पास नॉर्मल सॉल्यूशन हैं जिनकी वजह से वोल्टेज में डिफ्लेक्शन शो होगा। वोल्टेज में डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब इसके मीनिंग है वोल्टेज का डिफ्लेक्शन शो हो रहा है मतलब
इसका मीनिंग होगा कि करंट पास हो रहा है। क्लियर? So this is electrochemical and this is electrolytic. Again I am repeating, बहुत important concept है ये, थोड़ा ध्यान से सुनो। See, this is what, ये है आपका electrochemical। अब अगर इसको भी और अच्छे से आपको समझाना है तो आप ऐसे समझ सकते हो। सी देखो, यहाँ पे क्या है, बैटरी, यानी ऑलरेडी करंट है, यहाँ पे बैटरी लगाया हो मतलब करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव का लगाया आपने, यहाँ पे नेगेटिव का लगाया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, दोनों चीजें समझ। ठीक है, अभी क्या होगा, यहाँ पे जो है Zn सल्फेट का सोल्यूशन है, मान लो जब आपने करंट पास किया तो क्या होता है, ये आयनाइज हो जाता है, Zn+2 और SO4-2। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव के पास कौन जाएगा, Zn+2 के आयंस जाएंगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के पास कौन जाएगा, सल्फेट का आयंस जाएंगे। तो यहाँ पे आपका पूरा सल्फेट डिपोजिशन होगा और यहाँ पे पूरा आपका जिंक डिपोजिशन होगा। यहाँ पे क्या हुआ, आपने करंट पास किया ना, आपने पहले करंट पास किया, तो करंट की वजह से आपकी ये जो सोल्यूशन है, जिंक सल्फेट की सोल्यूशन आयनाइज हुई और आयंस के फॉर्मेट में बना, और जब आयंस के फॉर्मेट में करंट जो है पास हो रहा है, यहाँ पे क्लियर, करंट जो है पास हो रही है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं हम, यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल रिएक्शन हुआ है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या हुआ है, यहाँ पे जिंक सल्फेट जो है आयंस में स्प्लिट हुआ, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ यहाँ पे, ये बैटरीज की वजह से, यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल रिएक्शन हुआ। तो ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आप खुद देखो, लाइटिक मतलब ब्रेक होना। ब्रेक किस चीज का, केमिकल सब्सटेंस का ब्रेक हुआ है यहाँ पे। ये केमिकल सब्सटेंस, इसका ब्रेक होकर क्या हुआ, Zn+2 सल्फेट आयंस बना। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑन द अदर हैंड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डिफरेंट। हाउ इज इट डिफरेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोड ली है उन्होंने, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक इलेक्ट्रोड लिया है और इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। वोल्ट मीटर, और ये वोल्टेज मीटर होती है। ठीक है, आप अगर फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो तो उसमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, V इज इक्वल्स टू IR। रेसिस्टेंस अगर मान लो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स सेम है, ठीक है, ये भी सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, ये भी सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, करंट जो है इनके थ्रू ही पास होनी है और इनकी रेसिस्टेंस कॉमन है, तो वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। अगर वोल्टेज में डिफ्लेक्शन आ रहा है तो आपका मतलब करंट भी पास हो रहा है, मतलब समझ रहे हो। अगर वोल्टेज V इज इक्वल टू IR में अगर रेसिस्टेंस कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हुआ ना, तो वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ा। तो वही चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने एक सॉल्ट ब्रिज लगाई यहाँ पे और एक जगह पे एक सब्सटेंस है और इधर एक इलेक्ट्रोड्स लिए उन्होंने। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड्स उन्होंने लिए हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पे एक जिंक इलेक्ट्रोड लेंगे बेसिकली। ठीक है, इसको एक जिंक, मान लो ये वाली जो इलेक्ट्रोड है ये एक जिंक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड है आपकी कॉपर इलेक्ट्रोड। दो अलग अलग सब्सटेंस है हमारे पास। ठीक है, दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं दोनों अलग अलग सब्सटेंस के हैं। तो इस इलेक्ट्रोड की रेसिस्टेंस कॉमन, और इन दोनों की रेसिस्टेंस मान लो उसको अगर साइड में रखते हो, तो जब तुमने वायर कनेक्ट किया, ठीक है, वोल्ट मीटर से डाल दिया सॉल्ट ब्रिज, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जिंक जो है ना Zn+2 में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स जब लूज करेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। करेक्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनकी वजह से करंट फ्लो होती है। और ये सॉल्ट ब्रिज जो है ना हमारे पास, जो बीच में जो सॉल्ट ब्रिज है, इनकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो करंट होती है यहाँ पर आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स, ये कॉपर गेन करता है Cu+2। ये नॉर्मल, मान लो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये पूरा, ये भी चलो जिंक का है, ठीक है, मान लो ये भी जिंक इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड सेम, तो यानी रेसिस्टेंस कॉमन। ठीक है, रेसिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। तो V इज इक्वल टू IR के फॉर्मेट में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज में डिफ्लेक्शन हो रही है, करंट पास हो रही है। भाई करंट कैसे पास हो रही है ये नहीं पता अपने को। ये जिंक क्या करेगा, जिंक अपने से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और यही इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी जिंक है, इलेक्ट्रॉन लूज करके, और ये दोनों जगह पे कॉपर के सोल्यूशन कुछ है,
तो कॉपर क्या करेगा, ये जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो कॉपर गेन करेगा। कॉपर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट रिडक्शन, ठीक है। और जहां जिस इलेक्ट्रोड के पास रिडक्शन हो रही है वो होगी आपकी कैथोड, और जहां ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड होगी, ठीक है। जहां पे ऑक्सीडेशन होती है वहां पे है आपकी एनोड, और जहां पे रिडक्शन होती है वो है आपकी कैथोड। क्लियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऐसा ही एक सेल का, ये इसी को बोलते हैं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे केमिकल्स थे हमारे पास, जिंक था, कॉपर था, ये सारी केमिकल्स थी। इनके वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ। करंट किस फॉर्मेट में गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मेट में गया। सो करंट यानी केमिकल के वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। परफेक्ट। अब इस चीज को रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर रिप्रेजेंट करना है, लिखना होता है आपको, तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप। अब इसी चीज को अगर मेरे को लिखना है, अब जिंक और कॉपर्स के लिए लिखना है, तो मैंने सबसे पहले आप क्या लिखोगे, अब कैसे समझो, अभी अगर मान लो जिंक और कॉपर के लिए मैं लिख रहा हूं, तो एनोड में जिंक जो है Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर गया, और कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Cu+2 बना, यानी Cu+2 से सॉरी Cu बना, कॉपर बना, ठीक है। कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर बना। तो ये है आपका रिडक्शन, ये है आपका ऑक्सीडेशन। अब मेरे को इलेक्ट्रिसिटी केमिकल सेल को रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखूंगा मैं, पहले Zn जो है वो Zn+2 में बना, उसके बाद यहाँ पे जिंक का रिएक्शन हुआ, सॉल्ट ब्रिज, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला साइन, तो जिंक। और यहाँ पे इस तरफ कॉपर, कॉपर क्या हुआ, कॉपर कहा, कॉपर का चेंज कॉपर+2 से कॉपर बना, तो Cu+2 Cu विद देयर स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, एक्वस, जो भी स्टेट है। और ये है आपका एनोड, ये है आपका कैथोड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन। क्लियर, एनी क्वेश्चंस? तो देखो एनोड में क्या हुआ, इट इज नेगेटिव, एनोड की साइन जो है नेगेटिव हो गई, कैथोड की साइन जो है पॉजिटिव होती है। एनोड में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। क्लियर, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द सेल, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द सेल। एनोड में ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स की लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैसे, Zn से Zn+2 बना, +2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए। क्लियर, सो अब आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे जिंक है, कॉपर है, तो आप कैसे बता सकते हो कि जिंक ही इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। आप पूछ सकते हो कि आपने बोला कि कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कॉपर बनेगा, तो आप ये भी कह सकते हैं, तो क्या आप लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है, तो रिवर्स, जैसे कॉपर, कॉपर क्यों 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वही जो इसका रिवर्स नॉर्मली ये होना चाहिए, तो हम कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक क्यों नहीं गेन कर सकता। तो इसका आंसर बेटा आप लोग को नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। एक सीरीज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इस सीरीज में ऊपर से लेकर नीचे तक एक ऑर्डर में एलिमेंट्स लिखे होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी को लेकर, जो ज्यादा लूज कर सकते हैं वो ऊपर होते हैं, और जो नीचे होते हैं वो रिडक्शन होता है। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में बाकी चीजें समझ में आनी चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि आप एनसीईआरटी रीडिंग आज करना ही है आपको, बिना आपके खुद के एनसीईआरटी रीडिंग की वजह से तो कल आपको क्लास में कुछ समझ नहीं आने वाला है, स्पेशली विद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर आपको कुछ समझनी है इलेक्ट्रोलाइटिक सीरीज में, तो जैसे देखो अभी एनोड में हमने ऑक्सीडेशन किया, यहाँ पे मैंने जिंक डाल दिया और यहाँ पे कॉपर। आप पूछोगे कॉपर को यहाँ, जिंक को यहाँ क्यों नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिंक जो है ऑक्सीडेशन पावर उसकी ज्यादा है, ऑक्सीडेशन कैपेसिटी ज्यादा है जिंक की, कॉपर की कम है, तो इसलिए जिंक ज्यादा रेड्यूस ऑक्सीडाइज होगा एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग ये जिंक यहाँ लिखते हैं। तो आप लोग आज बिल्कुल एनसीईआरटी रीडिंग करो इस चीज का, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो कुछ नहीं समझ आने वाली है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग करो, उसके बाद अगर आप जल्दी क्लास में अटेंड ध्यान से सुनोगे तो आपको पूरी चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा वो। क्लियर, एनी क्वेश्चंस गाइस?
Any questions? Okay, if no questions, then you all can be free. ठीक है, नोट्स आपको स्टोइकियोमेट्री के सभी के आपके पास नोट्स अवेलेबल है. नोट्स मैंने क्रैश कोर्स वाले नोट भी रेगुलर नोट्स के साथ वाला फोल्डर्स में ही अपलोडेड है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो. अगर आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं ऐप में, जस्ट टेक्स्ट मी, आई गाइड यू हाउ टू ओपन द नोट्स. ओके गाइस, लेट्स मीट टुमारो अगेन एट द सेम टाइम. Till that, signing off. Let's now, I think at 6:30 you have your next botany session with ma'am, so go and attend that. Okay, so that's all for today. मिलते हैं अगले दिन, next day. So till that, good evening, have a great day, bye bye.